नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वर्णों का उच्चारण स्थान कि वर्ण जब हम बोलते हैं तो मुख के अंदर जो आवाज़ निकालते हैं, कभी किन्हीं शब्दों के साथ कंठ से निकलती है, तालु से निकलती है, मूर्धन्य से, दांतों से और जिह्वा से निकलती है, ओष्ठों से निकलती है। तो सबसे पहला क्या है हमारा कि आकुहे विसर्ज नियानाम कंठः, यानी आ कवर्ग ह और विसर्ग, इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। अकुहु विसर्ज नियानाम कंठः। आ कवर्ग यानी पहले कवर्ग के सारे 5 अक्षर, फिर ह और फिर विसर्ग। इनकी ध्वनि कैसे निकलती है? जब हम बोलते हैं मुख विवर में से जब कंठ से तात्पर्य है कि कोमल तालु से है, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या है, कंठ से जब आवाज़ निकलती है तो वो ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? कंठे ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या है? आ पूरे कवर्ग, ह और विसर्ग, ये हमारी क्या है? कंठे ध्वनियाँ हैं। यानी इनकी जब हम आवाज़ निकालते हैं, जब बोलते हैं तो हमारी कंठ से आवाज़ निकलती है। जैसे हम उच्चारण करके देखें कि क, ख, ग, घ, अंगः, तो इनसे ध्वनि कैसे निकलती है? कंठ से आवाज़ आती है। अगला हमारा क्या है? ई चू यशानाम तालु। तो तालु से तात्पर्य यहाँ क्या है? कठोर तालु से है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो जीवा का अग्र भाग है वो तालु का स्पर्श करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे हम अगर बोलते हैं जैसे च, तो हमारा जो जीभ है किससे स्पर्श कर रही है? तालु से स्पर्श करती है। तो च, छ, ज, झ, इंगः, तो इनसे क्या है कि जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, इनको उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जिह्वा का अग्र भाग है वो किससे स्पर्श करता है? तालु से स्पर्श करता है। तो इनको हम क्या कहेंगे? तालव्य ध्वनियाँ कहेंगे। जैसे ई, चवर्ग, च, छ, ज, झ, अणः और य और श, इनमें जब हम बोलते हैं तो हमारा क्या है? तालु जो है, जीवा का जो अग्र भाग है, किससे स्पर्श करता है? तालु से स्पर्श करता है। उसके बाद अगला हमारा क्या है? री टू रसानाम मूर्धा। री टू रसानाम मूर्धा। री माने री और टवर्ग र और श, इनसे क्या है? हमारी मूर्धा हमारे किससे स्पर्श करते हैं? मूर्धा से स्पर्श करते हैं। यानी हम जब हम मुख का जो विवर है उसकी जो ऊपरी छत का जो मध्य भाग का सबसे जो ऊंचा स्थान है हमारे कंठ में, वो क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। और मूर्धन्य जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण में जो जीवा की नोक या जीवा की नोक का जो पिछला भाग है वो क्या है कि मूर्धा स्थान को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो ये ध्वनियाँ हमारी क्या मानी जाती हैं? मूर्धन्य मानी जाती हैं। कौन कौन सी? री और टवर्ग तथा र और श, ये हमारी ध्वनियाँ क्या हैं? मूर्धन्य मानी जाती हैं। क्योंकि जब हम जैसे बोलते हैं ट, ठ, आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि जब आप का उच्चारण करेंगे तो ट, ठ, ड, ढ और अणः, तो जब इससे हमारा क्या है कि ये जो हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या है कि हमारी जो जिह्वा का नोक है उसका जो पिछला हिस्सा है वो क्या करता है? मूर्धा से स्पर्श करता है। इसलिए ये सारी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? मूर्धन्य कहलाती हैं। फिर अगला क्या है? लरी और त्वर्ग तथा ल और स। लरी, त्वर्ग, ल और स, ये क्या है? दंत हैं, दंता हैं। यानी जब इनका हम उच्चारण करते हैं जैसे त, थ, द, ध, न, आप उच्चारण करके भी देखें तो स्पर्श हमारे जो दांत हैं, जब हम त, थ, द, ध, न बोलते हैं तो दांतों करते हैं। और स्पेशली ऊपर के दांत से, जैसे त, ऊपर के दांत का जो अंदर वाला हिस्सा है, त, थ,
दंत से यहाँ तात्पर्य है केवल क्या है, केवल ऊपर के दांत से है यहाँ हमारा अभिप्राय है। तो ऊपर के दांतों का जो पिछला भाग है उसको क्या है कि जिह्वा का जो अगला हिस्सा है वो इससे क्या करता है, स्पर्श करता है। तो कौन कौन से हमारे जो दंते हैं, जैसे लरी और त्वर्ग तथा ल और स, ये हमारे दंते हैं। यानी इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जिह्वा का जो अग्र भाग है वो ऊपर वाले जो दांत हैं स्पेशल रूप से, स्पष्ट रूप से कि त, जब हम ता बोलते हैं तो ऊपर वाले दांतों का जो पिछला भाग है उससे क्या करता है, जिह्वा का जो हिस्सा है वो क्या करता है, स्पर्श करता है। और स्पर्श करने के कारण जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, दंते ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, दंते ध्वनियाँ कहलाएंगी, दंते। फिर अगला क्या है, उपधमानीय या नाम ओष्ठौ। उपधमानी या नाम ओष्ठौ, यानी हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, जैसे प फ, उप, ऊ का एक तो ऊ हो जाएगा हमारा, ऊ ऊ, और पवर्ग तथा उपधमानी जो शब्द उनका भी उच्चारण किससे होता है, वर्ण विचार किया था तब हमने किए थे उसमें कि उपधमानीय यानी प और फ से पहले जब विसर्ग लग जाता है तो उसका उच्चारण भी किससे होता है, ओष्ठों से किया जाता है। तो प फ ब भ म और ऊ तथा प फ से पहले जो अर्ध विसर्ग हम बोलते हैं उसको, जो उच्चारित ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं, उपधमानीय कहते हैं। तो अगला हमारा क्या है, यह म अंग और अणह न नाम नासिका च है। यानी इनका उच्चारण किससे होता है, नासिका से होता है। यानी ये अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण क्या है, मुख और नासिका से इनकी जो ध्वनि निकलती है। यानी जब हमने जो क्वर्ग पढ़े थे हमारे स्पर्श व्यंजन क से मा तक, तो क्वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, चवर्ग का अंतिम अक्षर है, टवर्ग का अंतिम अक्षर है और तवर्ग का तथा पवर्ग का, इनका जो अंतिम अक्षर है इनकी ध्वनि कैसे निकलती है, मुख और नासिका से इनकी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ये क्या माने जाते हैं, अनुनासिक ध्वनि जो है, ध्वनियाँ जो हैं मुख और नासिका से ये हमारी उच्चारित होती हैं। जैसे हमने बोला अंगह अंगह, तो जब लास्ट में हम शब्द बोल रहे हैं अंगह, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि नासिका से हमारी जो वायु है बाहर आ रही है। कौन सी ध्वनियाँ हैं ये, अनुनासिक। ये हमारी कौन सी ध्वनियाँ हैं, हमारी अनुनासिक ध्वनियाँ हैं जो मुख और नासिका से इनका उच्चारण होता है। मुख और नासिका से उच्चारण होता है। यानी जो वर्णों के हमारे अंतिम अंगह, इया और अणह और न और महा। अब जो अंग शब्द है उसका उच्चारण क्या है कि कंठ और नासिका से होगा। और दूसरा हमारा क्या है, जैसे तालु है, तालु का उच्चारण चवर्ग है, तो उसका जो इहा शब्द है, इहा शब्द जो है उसका उच्चारण किससे होगा, तालु और नासिका से होगा। और मूर्धा का जो हमारा टेट है, डेड है, उसका उच्चारण किससे होगा, मूर्धा और नासिका से होगा। और जो त थ द ध न हमारा, उसका क्या है, दंत और नासिका से होगा। और ओष्ठ जो प फ ब भ म है, उसका उच्चारण किससे होगा, हमारा होठ और नासिका से होगा। तो यहाँ पर 4 शब्द का क्या अभिप्राय है यहाँ पर कि नासिका के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दंते और ओष्ठे, इन ध्वनियों का क्या है, नासिका के साथ इन जो मुख के अंदर के हमारे पार्ट हैं उनके साथ ये अनुनासिक ध्वनियों का क्या है, उच्चारण होगा। अगला हमारा क्या है, एद एतौ कंठ तालु। एद एतौ कंठ तालु यानी ए और ए, इनका स्थान क्या है, कंठ और तालु, ए और आई। एद एतौ कंठ तालु, ए और आई, इनका स्थान क्या है, कंठ और तालु।
यानी ए बोलते हैं, ए आई आप बोल के उच्चारण करके देखेंगे कि आपको स्पष्ट पता लग जाएगा कि कंठ भी और चल रहा है और हमारा तालु से भी ये ध्वनि निकल रही है। इसी तरीके से ओ दो तौ कंठ ओष्ठम, यानी ओ और औ ये किससे निकलते हैं? कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं। इनकी ध्वनियों का उच्चारण कहाँ से होता है? ओ और औ, ओ और औ, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से हो रहा है। इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? जैसे आप बोल करके भी देखें, ओ औ, तो कंठ भी इसमें हिल रहा है, ओष्ठ जो है आकृति में दिखाई पड़ते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, और जो वकार हमारी ध्वनि है वो किससे उच्चारित होती है? दंत और ओष्ठ से। वकार का क्या है उच्चारण हमारा? दंत और ओष्ठ, दंत और ओष्ठ। ये किसका उच्चारण है हमारा? व का, यानी वकारस्य दंत ओष्ठम, यानी आप जब व का उच्चारण करें तो साथ साथ आप प्रोनाउंस भी करें, उनका उच्चारण भी करें कि व देखो, व हमारा दांत को भी स्पर्श कर रहा है और व हमारा किसको स्पर्श कर रहा है? होठ को भी स्पर्श कर रहा है। यानी ऊपरी दांत और होठ और निचले होठ से क्या है? दंत ओष्ठीय ध्वनियाँ हमारी निकल रही हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दंत पंक्ति के साथ निचले होठ के साथ हमारा हो रहा है। व क्या है कि आप बोल रहे हैं तो ऊपर वाला दांत स्पर्श हो रहा है और साथ में क्या है कि निचले होठ के साथ स्पर्श हो रहा है, तो तब हमारी कौन सी ध्वनि निकलती है? व का उच्चारण होता है। तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। उसके बाद क्या है? जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, यानी जिह्वा जहाँ से आरंभ होती है उसका स्थान क्या माना जाता है? जिह्वा मूल माना जाता है। तो इसके लिए क्या है हमारे पास? क ख और ख, इनके साथ यदि अर्ध विसर्ग के समान जो उच्चारित ध्वनि है उसको क्या कहते हैं हम? जिह्वा मूल्य कहते हैं। यानी आधा विसर्ग, उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे क और ऐसे करके ख। तो आधा विसर्ग ये क्या है कि जो ऊपर वाला बिंदु है उसको भी हमने आधा ले लिया और नीचे वाले जो विसर्ग का बिंदु है उसको भी हमने आधा ले लिया। तो इस प्रकार जिह्वा जहाँ से प्रारंभ होती है उसका जो मूल स्थान क्या है? वो जिह्वा मूल कहलाता है। और क ख जो ध्वनि है अर्थ विसर्ग के समान जो उच्चारित ध्वनि हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जिह्वा मूल्य कहते हैं। नासिका क्या है? नासिका अनुस्वार से, नासिका क्या है कि हमारा श्वास क्रिया का एक मुख्य अवयव है, क्योंकि हम अधिकतर हम सांस किससे लेते हैं? नासिका से ही लेते हैं। तो इस प्रकार नासिका क्या है कि हमारा श्वास लेने का एक मुख्य अवयव है, एक अंग है। और नासिका से जितनी भी उच्चारित ध्वनियाँ हैं उनको हम क्या कहते हैं? नासिक्य कहा जाता है, उनको नासिक्य बोला जाता है। और नासिका जो ध्वनि है इसके उच्चारण के समय होठ जो हैं मुख विवर को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और सारी जो प्राण वायु है, जो श्वास वायु है, वो क्या है? नासिका से ही बाहर निकलती है। तो अनुस्वार जो है इसकी क्या है? नासिका ध्वनि मानी जाती है। जो हम अनुस्वार ऐसे लगाते हैं बिंदी किसी शब्द के ऊपर भी, जैसे हमने बोला अब शब्द बोला तो इस ध्वनि के उच्चारण में क्या है कि होठ एकदम बंद होते हैं, फिर सारी जो श्वास वायु है वो किससे निकलती है? नासिका से बाहर आती है। तो इस प्रकार नासिका अनुस्वारस्य, तो हमारा क्या होता है कि अनुस्वार जो ध्वनि है वो क्या है? नासिक्य है, उसका नासिका से उच्चारण होता है। तो इस प्रकार हमने आज किया कि वर्णों का हमारा क्या क्या उच्चारण स्थान है, क्योंकि जो बच्चे हैं कई बार उनका उच्चारण करना बड़ा कठिन लगता है। कठिनता वाली इसमें बात नहीं है, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वयं ही बोलने में स्पष्ट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इन्हीं को ही कि आकुहे विसर्ज नियानाम कंठः। इन सारे सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको अपने आप ही का जो वर्णों का उच्चारण स्थान है पता लगना शुरू हो जाएगा। तो
कवर्ग हा और विसर्ग, इनका स्थान क्या है? कंठ है। ई चवर्ग य और श, इनका स्थान क्या है? तालु है, तालव्य है। री टवर्ग र और श, इनका स्थान क्या है? मूर्धन्य है। लरी त्वर्ग ल और स, इनका स्थान क्या है? दंत्य है, दांतों से इनका उच्चारण होता है। उपधमानिया या नाम ओष्ठौ, पवर्ग और उपधमानीय, इनका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है। यमंग ना नाम नासिका च है, वर्ग के जो 5 वो क्या है कि अलग अलग मुख और नासिक उच्चारण होता है। तथा एद एतो कंठ तालु, ए और ऐ, इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से होता है। इनका उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से होता है। ओदतो कंठोष्टम, ओ औ, इनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंतोष्टम, वकार का उच्चारण किससे होता है? किससे होता है? दंत और ओष्ठ से होता है। आप प्रोनाउंस करके भी, उच्चारण करके भी देखें कि इसका जो ऊपरी दांत है और होठ का जो निचला हिस्सा है, निचले होठ के साथ ये क्या करता है? स्पर्श करता है, तो हमारा वकार की ध्वनि निकलती है। जीवामूलीय जीवामूलम, कि जीवा हमारी जहाँ से प्रारंभ होती है उसका जो मूल स्थान है उसको क्या कहते हैं? जीवामूल कहते हैं। और क ख अर्ध विसर्ग के समान, यदि इनसे पहले क्या है कि अर्ध विसर्ग के समान एक उच्चारित ध्वनि का उच्चारण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जीवामूलीय कहते हैं। नासिका अनुस्वार से, यानी जो अनुस्वार है उसका उच्चारण किससे होता है? नासिके से, नासिका से होता है, क्योंकि नासिका जो हमारा है श्वास क्रिया का सबसे मुख्य अवयव है। और नासिका से जितनी भी ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, ये जो है न्यमंघना नाम नासिका च, ये भी क्या है? नासिकीय ध्वनियाँ हैं। तथा नासिकीय ध्वनि के उच्चारण के समय क्या है? ओष्ठ जो है मुख विवर को बंद कर देते हैं और संपूर्ण प्राणवायु जो है नासिका से एकदम बाहर निकलती है। इसकी अनुस्वार की ध्वनि क्या है? नासिक मानी जाती है। तो ऐसा मैं आप समझ सकती हूँ कि आपको ये वर्णों का उच्चारण स्थान अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अपने संस्कृत नए लेसन के साथ। धन्यवाद।